एक 12th फेल लड़का भारत की सबसे कठिन परीक्षा पास करके आईपीएस बनता है। ये डीआईजी मनोज कुमार शर्मा की जीवन की सच्ची कहानी है, जिसे इस मूवी 12th फेल में काफी खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो आइए हम भी इस बेहतरीन कहानी का मजा उठाते हैं आपके और हमारे प्यारे से चैनल मूवी हाउस पे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है चंबल नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव से, जहां हम मनोज को देखते हैं, जो अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए पर्चे बना रहा था। मनोज एक गरीब परिवार से था और उसके पापा एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे और बहुत ही ईमानदार थे। इसलिए वो अनाजों के डिस्ट्रीब्यूशन वाले फाइल पे साइन करने से मना कर देते हैं। जो अनाज गरीब लोगों के बजाय मंत्री जी के घर चले गए थे और इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। मनोज परीक्षा की एक रात पहले अपनी माँ से कहता है कि माँ, तू चिंता मत कर, मैं बस 12वीं की परीक्षा पास कर लूँ, फिर चपरासी की नौकरी मुझे यूँ मिल जाएगी, तो घर की चिंता मत कर। और अगले दिन मनोज खूब सारे फर्रे लेकर एग्जाम देने पहुँच जाता है। एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर उनसे खुद बोलता है कि सारे फर्रे फेंक दो, इस साल सभी आंसर्स बोर्ड पर ही लिखे जाएंगे, तुम बस टीप लो और पास हो जाओ। तो ये कहकर टीचर बोर्ड पर आंसर लिख ही रहा होता है कि वहाँ डीएसपी दुष्यंत सिंह आ जाता है और इस चीटिंग को बंद करवा देता है। स्कूल का प्रिंसिपल भी डीएसपी को रोकने का ट्राई करता है और कहता है कि ये बच्चे कितने भी मेहनत कर लें, आपकी तरह डीएसपी, डॉक्टर वगैरह नहीं बन पाएंगे। हमारी मदद से पास हो जाएंगे तो चपरासी जैसी छोटी मोटी नौकरी कर अपना घर चला लेंगे। और वो डीएसपी को इसके लिए रिश्वत भी देता है, जिसपे डीएसपी रिश्वत के पैसों की तस्वीरें लेकर एज प्रूफ ले जाता है और प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लेता है और मनोज का 12वीं पास होना रह जाता है। मनोज के पापा अपने साथ हुई ज्यादती से न्याय के लिए हाई कोर्ट जाने का मन बना लेते हैं और वो परिवार में सबको अपने सफल होने पर ही लौट के आने को कहकर अपनी लड़ाई लड़ने को निकल जाते हैं। मनोज और उसका भाई पैसे कमाने के लिए एक जुगाड़ ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते हैं, जिसमें वो लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक छोड़ते थे। और एक दिन वे अपना काम कर रहे थे कि आगे चल के उनका रास्ता जिले के विधायक का आदमी रोक देता है और कहता है कि जिले में ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ विधायक जी की ही बस चलेगी, कोई और जुगाड़ नहीं। जिसपे मनोज का भाई उसके मुंह पे 2 जूते मार देता है और उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। और इसी कारण थोड़ी देर आगे चल के उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। पुलिस मनोज और उसके भाई पे लाठियां बरसाती है और उनके पापा को भी बुरा भला बोलती है, जिस पे मनोज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मेरे पापा को कुछ बोला तो मेरे घर पे रखे बंदूक से तेरा सर उड़ा दूंगा। तो पुलिस वाला कहता है कि जा लेके आ अपनी बंदूक, आज या तो तू मुझे मार दे या मैं तेरे भाई को मार दूंगा। मनोज फिर भागते भागते डीएसपी दुष्यंत सिंह के घर पहुंच जाता है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। तो वो कहता है कि कल आना, जिसपे मनोज कहता है कि उस दिन तो बड़े टाइम पे आ गए थे और हमारे लिए अब कल, अरे एक दिन बाद आ जाते और उस दिन मैं पास हो जाता, मुझे नौकरी मिल जाती और मेरा घर चल जाता। अब उसी की वजह से मेरे भाई की जान खतरे में है। तो दुष्यंत सिंह ये सुन मनोज के साथ पुलिस स्टेशन चलने को रेडी हो जाता है। मनोज और उसका भाई डीएसपी की हेल्प से छूट जाते हैं और अपने घर को चल देते हैं और रास्ते में दुष्यंत सिंह उन्हें घर तक के लिए पिकअप कर लेता है। और मनोज जीप में बैठे बैठे कहता है कि सर, मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उन्हें इस ईमानदारी का हमेशा गलत अंजाम ही मिला है और इस वजह से उन्हें अपने सरकारी नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए मेरा ना ईमानदारी से विश्वास उठ गया था, लेकिन जब से आपको देखा है तब से समझ आया है कि अगर सही इंसान के हाथ में ताकत हो तो ईमानदारी भी काफी सही चीज है। अब मुझे भी आप जैसा बनना है सर। इस पे दुष्यंत सिंह मनोज से कहता है कि तो फिर चीटिंग छोड़नी होगी और वो वहाँ से चला जाता है। दुष्यंत सिंह की बात मनोज के कान में बस गई थी और वो अगले साल बिना चीटिंग के 12th पास करता है और वही गाँव में 3 साल मन लगाकर बीए की पढ़ाई करता है। मनोज की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसकी दादी कुछ जमा किए हुए पैसे देती है, जो उन्होंने मनोज के दादा के पेंशन में से बचा के रखे थे, और मनोज से कहती है कि जा बेटा, शहर जाके खूब पढ़ाई करना और अब बड़ा ऑफिसर बनकर ही वापस आना। मनोज अपनी दादी की ये उम्मीद भरी बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और डीएसपी के एग्जाम की कोचिंग के लिए ग्वालियर शहर को निकल जाता है। बस के ग्वालियर पहुंचते ही मनोज की नींद खुलती है और वो अपने बैग को वहां से गायब पाता है। मनोज के सारे पैसे, सारी किताबें, सब कुछ उस बैग में थी और वो उसके बगल में बैठी लेडी ने चुरा लिया था। मनोज अब एक अनजान शहर में बिना पैसे और बिना किसी सपोर्ट के एकदम अकेला था। वो पूरी रात फुटपाथ में बिताता है और अगली सुबह एक कोचिंग में पूछने पहुंच जाता है कि क्लास कब से शुरू हो रही है। तो वहां काम कर रहा आदमी कहता है कि पीसीएस एग्जाम अब बंद हो गया है, सरकार ने इस साल भर्ती लेने से मना कर दिया है। ये जान मनोज शॉक हो जाता है। कुछ दिन वो भूखे प्यासे बिना कोई उम्मीद के एक होटल के बाहर बिताता है और कई दिनों की भूख की तड़प के कारण फाइनली वो होटल के मालिक से खाना मांगता है और कहता है कि अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप मुझे कुछ खाने को दे देते तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। तो ये सुनकर वो होटल का मालिक उसे खाना दे देता है
मनोज खाना खाकर बदले में काम मांगने को जाता है, जिस पे होटल का मालिक उससे कहता है कि कोई बात नहीं, स्टूडेंट है तू, बाद में दे देना। तो मनोज कहता है कि नहीं हूँ मैं स्टूडेंट, पीसीएस बंद हो गया है मेरा और अब मैं घर भी नहीं जा सकता, तो आप बताइए कि मुझे क्या काम करना है, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। जिस पे वहीं बैठा एक और पीसीएस का स्टूडेंट कहता है कि कोई बात नहीं भाई, मैं दे दूंगा तुम्हारे पैसे, सिर्फ तुम्हारा ही पीसीएस थोड़ी बंद हुआ है यार। उस व्यक्ति का नाम प्रीतम पांडे था और मनोज उसके पास भाग के जाता है और कहता है कि अब आप क्या करेंगे भैया। जिस पे वो मनोज से कहता है कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी करने। मनोज को यूपीएससी का यू भी नहीं पता था, तो वो इसके बारे में प्रीतम से पूछता है, तो प्रीतम उसे यूपीएससी और आईपीएस के बारे में बताता है कि आईपीएस डीएसपी से भी बड़ा ऑफिसर होता है। तो मनोज को एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो प्रीतम से उसे भी दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने ले जाने को कहता है। तो प्रीतम मनोज को ना नहीं बोल पाता है और उसे दिल्ली ले आता है। मनोज दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंच के हक्का बक्का हो जाता है जब वो वहां यूपीएससी एग्जाम के लिए लगी भाग दौड़ को देखता है और काफी घबरा सा जाता है। उसे इतनी भीड़ में खुद का सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल लग रहा था। तो तभी वो गौरी भैया से मिलता है, जो खुद भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे। मनोज उनसे यूपीएससी के बारे में पूछता है तो गौरी भैया बताते हैं कि यूपीएससी में 3 पड़ाव होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और हर 2 लाख हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स में से 20 से 25 ही बन पाते हैं आईएएस या आईपीएस, और बाकी लोग रीस्टार्ट यानी फिर से ट्राई करते हैं। हम खुद 5 अटेम्प्ट में अनसिलेक्टेड रहने के बाद अपना छठा और फाइनल अटेम्प्ट में लाइफ का बेस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं और इस बार हमको विश्वास है कि हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, मनोज उनसे कहता है कि भैया वो पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। जिस पे गौरी भैया कहते हैं कि एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम है, तुम कर लेगा। जिसे सुन मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो हाँ बोल देता है। और फिर रिजल्ट का दिन आता है और सभी गौरी भैया का रिजल्ट देख शॉक हो जाते हैं। गौरी भैया अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं और वो वहीं रीस्टार्ट टी स्टॉल एंड फ्री यूपीएससी गाइडेंस की शॉप खोल लेते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, और मनोज भी उनके यहाँ पढ़ाई करता है। मनोज अपने यूपीएससी का फर्स्ट प्रीलिम्स देता है और रिजल्ट आने पर रिजल्ट देखने जाता है, लेकिन उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है क्योंकि वो फेल हो गया था। पर उसमें मोटिवेशन की जरा भी कमी नहीं थी, तो वो अगले अटेम्प्ट की तैयारी में तुरंत लग जाता है। मनोज 1 साल और मन लगाकर लाइब्रेरी में काम करता है और अगले अटेम्प्ट की तैयारी करता है, और बीच बीच में गौरी भैया की मदद भी किया करता था। और एक दिन वो चाय बांटते हुए लास्ट ईयर के इंग्लिश मीडियम के टॉपर दीप मोहन की गाइडेंस क्लास में पहुंच जाता है, जो उसे छोटू कहकर बुलाता है। प्रीतम ने भी अपने गुरु को गौरी भैया से दीप मोहन पे शिफ्ट कर लिया था और वो कहता है कि सर ये छोटू नहीं, मेरा दोस्त मनोज है और ये भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है हिंदी मीडियम से। जिस पे दीप मोहन मनोज पे एहसान करते हुए कहता है कि एक्सट्रीमली सॉरी मनोज, कभी भी मेरी हेल्प पड़े तो आ जाना। फिर मनोज 1 साल तक काम के साथ पढ़ाई और कड़े संघर्ष के बाद अपना दूसरा अटेम्प्ट देता है। वो इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है और काफी खुश होता है। अब उसका अगला पड़ाव था मेंस, और वो इसकी तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर पे बात करने पहुंच जाता है। पैसों की तंगी होने की वजह से वो कम फीस में उसके एडमिशन की मांग करता है और बदले में उनके लिए कुछ भी काम करने को कहता है, जिसपे वो रिसेप्शनिस्ट अगले स्टूडेंट के आने पर उसे भगा देती है और फोटो फ्रेम टांगने में हेल्प करने को कहती है। मनोज फोटो फ्रेम्स टांगते हुए एक फोटो में दीप मोहन को देखता है और उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैडम, दीप मोहन सर यहाँ से नहीं पढ़े हैं। जिसपे वो उसे अकेले में बताती है कि ये सब एडवर्टाइजिंग है, 1.5 लाख मिले हैं तुम्हारे दीप मोहन को इसके लिए। तो वो न्यू स्टूडेंट जिसका नाम श्रद्धा था पूछती है कि दीप मोहन सर यहाँ से नहीं पढ़े हैं। तो मनोज कहता है कि हाँ, यहाँ नहीं पढ़े हैं, ये झूठ बोल रही हैं। तो ये जान श्रद्धा वहाँ अपना एडमिशन लेने से मना कर देती है और मनोज भी अपने जमा पैसे मांग लेता है। मनोज श्रद्धा से पूछता है कि आपको भी यूपीएससी मेंस के लिए कोचिंग चाहिए, तो वो कहती है कि नहीं, पीसीएस के लिए। वैसे आपने अपनी प्रीलिम्स की कोचिंग कहाँ से की? तो मनोज कहता है कि कहीं से नहीं, बस सेल्फ स्टडी की। और ये जान श्रद्धा काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और मनोज भी पहली बार किसी लड़की से बात करके काफ़ी खुश था। फिर एक दिन श्रद्धा मनोज से उसके लाइब्रेरी में मिलने आती है, जो उसे अपने हाथ में एक एरोनॉटिकल इंजीनियर की किताब पकड़े देखती है और उससे कहती है कि तुम एरोनॉटिकल इंजीनियर हो, तभी तुमने बिना कोचिंग के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। मनोज श्रद्धा की उसके प्रति खुशी देख उसे अपनी असलियत नहीं बताता है और फिर दोनों एक दूसरे से अपने बारे में बात करते हैं। और इसी बीच लाइब्रेरी का मालिक उसे डांट देता है और रद्दी बेचने को कहता है। इस पे श्रद्धा उससे पूछती है कि तुम यहाँ काम करते हो मनोज? तो मनोज कहता है कि हाँ, अब्दुल कलाम सर तो स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे, मेरे पास तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। खैर, फिर मनोज भी सेम कोचिंग में एडमिशन ले लेता है जिसमें श्रद्धा ने एडमिशन लिया था, और ये कोचिंग खुद प्रख्यात सिविल सर्विसेज के टीचर विकास दिव्य कीर्ति सर की थी और वो सबको एक ईमानदार सिविल सर्वेंट बनने का अमूल्य ज्ञान देते हैं। मनोज अपनी पहली क्लास में ही विकास सर के द्वारा बुला लिया जाता है और विकास सर उसके आतंकवाद पे लिखे बेहतरीन एसे की तारीफ करते हैं।
खैर, फिर मनोज और श्रद्धा अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और एक दिन कोचिंग में विकास सर रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा रहे थे। तभी वो क्लास से इसके पीछे लगने वाले प्रिंसिपल के बारे में पूछते हैं, तो श्रद्धा मनोज को आंसर देने के लिए बोलती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। जिसपे विकास सर कहते हैं कि मनोज, तुम इंजीनियर हो? मुझे तो लगा था कि तुमने बीए किया है। तो मनोज कहता है कि जी सर, बीए ही किया है। ये जान श्रद्धा काफ़ी बिट्रेड फील करती है और मनोज भी काफ़ी गिल्टी फील करता है। उसी रात मनोज की लाइब्रेरी का मालिक उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगाता है और उसके पापा को भी चोर बोलता है, जिसपे वो काफ़ी गुस्सा होता है और लाइब्रेरी की नौकरी भी छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद प्रीतम मनोज को ढूंढते ढूंढते उसके ठिकाने में पहुँचता है, जहाँ उसने छोटे से टूटे फूटे मकान में अपनी आटा चक्की खोली थी और उसने कोचिंग जाना भी बंद कर दिया था। प्रीतम उससे कहता है कि क्यों यहाँ बिना मतलब का संघर्ष कर रहे हो भाई, मेरे साथ चल, वहाँ आराम से पढ़ना। और श्रद्धा से तो मिल ले, वो अपना प्रीलिम्स देने अपने घर मसूरी जा रही है। जिसपे मनोज कहता है कि सब ठीक ही तो है भैया यहाँ, और अब मेंस क्वालिफाई करके ही मैं श्रद्धा से मिलूंगा। और मनोज उसी छोटे सी जगह में चक्की की शोर में मेंस की तैयारी करता है। फिर मेंस के इंग्लिश क्वालिफाई पेपर के दिन मनोज काफ़ी खुश था और स्पीड में आंसर्स लिख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके जाने पहचाने टॉपिक टेररिज्म इन इंडिया पे ही निबंध लिखने को आ गया है। लेकिन बाहर निकल के उसे पता चलता है कि उसने टूरिज्म को टेररिज्म पढ़ लिया था और गलत ऐसे लिख के आ गया है, और ये जान वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। फिर वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली से एकदम गायब सा ही हो जाता है क्योंकि वो श्रद्धा से मिलने मसूरी के लिए निकल गया था। श्रद्धा के घर पहुंच के उसे पता चलता है कि वो अपने बुआ के शादी में गई हुई है, तो केयर टेकर उसकी बात श्रद्धा से कराता है। मनोज श्रद्धा को सॉरी बोलता है और श्रद्धा के उसके मेंस एग्जाम के बारे में पूछने पर बताता है कि वो क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गया। हड़बड़ी में ये सोच कि श्रद्धा उसका पेपर अच्छा गया ये जान खुश हो जाएगी, उसने टूरिज्म की जगह टेररिज्म पे ऐसे लिख दिया। और फिर वो श्रद्धा से कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो श्रद्धा, आई लव यू, बस तुम भी अब बोल दो श्रद्धा और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। तो श्रद्धा उससे कहती है कि तुम दिल्ली वापस चले जाओ मनोज। मनोज श्रद्धा से यह जवाब सुन अंदर ही अंदर टूट सा जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अपने घर वालों से मिलने वापस अपने गाँव पहुँचता है। घर पहुँच मनोज को पता चलता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, और मनोज ये जान काफ़ी दुखी और नाराज़ भी होता है कि उसे बताया क्यों नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि दादी ने मना किया था, कहती थी कि मनोज बहुत बड़ा अफसर बनने गया है और अब बड़ा ऑफिसर बनकर ही लौटेगा, उसे ये सब बता के परेशान मत करना। फिर उसकी माँ उसके सर पे तेल लगाते लगाते बोलती है कि यहाँ सब अच्छा चल रहा है, तेरे भाई कमलेश को बढ़िया मजदूरी मिल रही है, अपनी बेची हुई गाय की मैं मन से सेवा करती हूँ और तेरी बहन रजनी पूरा घर संभाल लेती है, मेरी काफ़ी मदद कर देती है, पैसों की तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। मनोज ये सारी बात सुन अंदर ही अंदर काफ़ी रो रहा था और वो कहता है कि कितना झूठ बोलेगी माँ, बस कर। तो फिर उसकी माँ बड़े ही आस और उम्मीद से कहती है कि तू अगली बार आएगा तो वर्दी पहन के आएगा ना लल्ला। जिसे सुन मनोज फूट फूट कर खूब रोता है और अपने अंदर सफल होने की आग भर के वापस दिल्ली आ जाता है। उसने अपने साथ साथ घर के खर्च की जिम्मेदारी भी ले ली थी और उसने अपने आटा चक्की पे काम को बढ़ा दिया था। वो दिन भर चक्की चलाता और रात में पढ़ाई करता। फिर कुछ दिन बाद मनोज से मिलने उसके ठिकाने पर उसके पापा आते हैं, जिन्हें देख मनोज खूब खुश होता है। और मनोज के पापा उसकी कंडीशन देख उससे कहते हैं कि ये तो किस नर्क में रह रहा है, चल बेटा घर वापस चलते हैं। मनोज के पिता भी कई साल से अपने साथ हुए अन्याय के लिए लड़ते लड़ते थक गए थे और वो मनोज से कहते हैं कि बीज की काला बाजारी में खूब पैसा है बेटा, चल घर चल, दोनों मिलके अच्छे पैसे कमाएंगे। तो मनोज कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं पापा। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ मर गई, मैं बेईमानी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सब छोड़ के लगा रहा, ये सोच के कि अंत में अच्छाई की ही जीत होगी, और इस चक्कर में सब बर्बाद हो गया। बहुत बेकार चीज़ है ये ईमानदारी, हमेशा हार ही मिलती है, चल बेटा घर चल। तो मनोज कहता है कि इतनी ही बुरी चीज़ नहीं है ईमानदारी पापा, और हम इतनी जल्दी हार भी तो नहीं मानेंगे, आप चिंता मत करिए, अपनी लड़ाई लड़िए, मैं घर पे सब संभाल लूँगा। और उस दिन के बाद मनोज ने दिन रात एक कर दिए। वो रोज़ 15 घंटे आटा पीसता और 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 घंटे ही सोता। फिर एक दिन कोचिंग क्लास में श्रद्धा आती है और मनोज से उस दिन रूडली बात करने की वजह से सॉरी बोलती है। तो मनोज कहता है कि थैंक यू फॉर बीइंग रूड, प्यार मोहब्बत का समय ही कहाँ है मेरे पास, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पे। तो श्रद्धा कहती है कि मैं जान रही हूँ मनोज, प्रीतम ने मुझे सब कुछ बता दिया है, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं। जिस पे मनोज कहता है कि प्लीज़ क्या मैं तुमसे 2 महीने बाद प्रीलिम्स के बाद मिलूं। जिस पे श्रद्धा मान जाती है और वो उससे कई दिनों तक नहीं मिलती है। फिर आता है रिजल्ट का दिन और मनोज का प्रीलिम्स फिर से क्लियर हो जाता है, लेकिन वो रिजल्ट देखने नहीं आया था। तो श्रद्धा खुद उससे मिलने पहुंच जाती है। वो उसकी स्थिति देख काफ़ी इमोशनल हो जाती है
और कहती है कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो वो कहता है कि हाँ मालूम है, मैंने घर आके खुद चेक किया था, अब बस ऐसे ही मेंस निकालना है। तो श्रद्धा कहती है कि मेंस में तो अब लंबे लंबे आंसर्स लिखने होंगे, इतने शोरगुल और डिस्ट्रैक्शन के साथ कैसे मैनेज करोगे। जिस पे मनोज कहता है कि मेरी माँ गाँव में मजदूरी करती है, पापा कोर्ट कचहरी में बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं और मेरा भाई तो किसी तीसरे गांव में दिहाड़ी कर रहा है। काफ़ी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे, पढ़ाई के साथ साथ घर को भी संभालना है मुझे। तो श्रद्धा कहती है कि तुम इस अंधेरे में कैसे पढ़ोगे। तो वो कहता है कि अब्दुल कलाम साहब तो स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़े थे, मेरे पास तो मेरा खुद का बल्ब है। और ये कहकर मनोज पूरे विश्वास के साथ अपने मेंस की तैयारी करता है, लेकिन इस बार भी वो एग्ज़ाम में कुछ ही सवाल बना पाता है और अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। पर फिर भी श्रद्धा मनोज का साथ नहीं छोड़ती है और रात 2 बजे रीस्टार्ट के स्टॉल के आगे वो उसके साथ थी। तभी वहाँ प्रीतम पांडे आ जाता है और मनोज से कहता है कि भाई आज अगर तुम्हारे साथ ये डिस्ट्रैक्शन ना होती ना तो तुम जरूर आईपीएस बन गए होते। भाई कुछ बन जाओ फिर कर लेना आशिकी, वरना छोड़ के चली जाएगी ये। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई, मेरी वाली भी आखिर छोड़ के चली ही गई ना। और इतना सब सुन के श्रद्धा दुखी होकर वहाँ से चले जाती है। मनोज उसे रोकता है और श्रद्धा उससे कहती है कि तुमने उस दिन फोन पे कहा था ना कि अगर मैं आई लव यू बोल दूं तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर दोगे, तो आई लव यू मनोज। और ये सुनते ही मनोज श्रद्धा से कुछ नहीं कहता है और अपने अंदर साहस भर के सीधे भागते हुए इंग्लिश मीडियम के टॉपर आईएएस दीप मोहन के पास पहुंच जाता है, जिसने उसे हेल्प करने का वादा किया था। वो दीप मोहन से कहता है कि आपने कहा था ना कि आप मेरी हेल्प करेंगे, प्लीज सर ये मेरे पास आखिरी मौका है। तो दीप मोहन उसकी मदद करने को मान जाता है। मनोज उससे कहता है कि सर मेरा प्रीलिम्स निकल जा रहा है, लेकिन मैं मेंस में फेल हो जा रहा हूँ। तो दीप मोहन कहता है कि प्रीलिम्स तो रट्टा मार के कोई भी निकाल लेता है, मेंस टफ होता है, 20 आंसर्स लिखने होते हैं, 200 वर्ड्स ईच, सबके बस की बात नहीं है ये। तो मनोज कहता है कि मैं कर लूंगा सर, आप बस थोड़ी हेल्प कर दीजिए। जिसपे वो उसे एक पेन और पेपर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास 8.5 मिनट हैं, लिखो 200 वर्ड्स मनोज कुमार शर्मा पे। जिसपे मनोज कहता है कि सर ये तो बहुत आसान हो जाएगा। जिसपे दीप मोहन बोलता है कि तो लिखो फिर। और मनोज अपना आंसर लिखता है, पर वो 80-90 वर्ड्स भी नहीं लिख पाता है, जो टॉपिक उसे इजी लग रहा था। और दीप मोहन उससे कहता है कि जब तुम इतने इजी टॉपिक पे 80 से 90 वर्ड्स नहीं लिख पाए, तो फिर तुम अनजान टॉपिक जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज पे 200 वर्ड्स कैसे लिखोगे। तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बात सुन मनोज काफी दुखी होता है और गौरी भैया भी ये बात जान काफी गुस्सा होते हैं और उसका चक्की पे काम बंद करवाकर उसे अपने पुराने कमरे पर शिफ्ट करवा देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम सिर्फ पढ़ाई करेगा और कुछ नहीं, घर पे पैसा हम भिजवा देंगे। तो मनोज इस हेल्प के लिए मना करता है। तो गौरी भैया कहते हैं कि फ्री में नहीं कर रहे हैं हम ये सब, हमको आईपीएस बन के अपनी पहली तनख्वाह में से दुगना लौटा देना। अरे अगर तुम सफल होगा तो हम सबको लगेगा कि हम भी सफल हुए हैं। जाओ अब जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और फिर मनोज मन लगाकर दिन में 16-16 घंटे खूब पढ़ाई करता है और उधर श्रद्धा भी अपने एग्जाम की तैयारी करती है। कुछ समय बाद मनोज को श्रद्धा का फोन आता है और मनोज को पता चलता है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, यानी वो डिप्यूटी कलेक्टर बन गई है। और ये जान मनोज को भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। मनोज फिर रगड़ के 1 साल और तैयारी करने के बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई कर अपना मेंस एग्जाम देता है और इस बार वो रफ्तार से सारे आंसर्स लिखते जाता है। फाइनली रिजल्ट का दिन आता है और मनोज कड़ी मेहनत के बाद मेंस क्वालिफाई कर लेता है। और उधर प्रीतम अपने 4th और लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। मनोज प्रीतम के पास भाग के जाता है और श्रद्धा को बताने के लिए फ़ोन मांगता है, जिसपे वो कहता है कि तूने मेरे बारे में तो नहीं पूछा कि मेरा क्या हुआ, तुझे दिल्ली मैं लेके आया, रहने के लिए जगह मैंने दी और तू मुझे भूल गया। तेरी आशिकी के लिए नहीं है ये फ़ोन, अब जा यहाँ से। तो मनोज भी गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। फिर वो गौरी भैया के स्टॉल पे अपनी माँ से बात करता है और वे उसकी कामयाबी जान काफ़ी खुश थे। और फिर वो श्रद्धा के घर फ़ोन लगाता है, जिसे श्रद्धा की मम्मी उठाती है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि श्रद्धा अभी घर पे नहीं है, वो आएगी तो मैं तुम्हारी बात उससे कराऊंगी। और फिर वो फ़ोन रख देती है, लेकिन असल में तो श्रद्धा घर में ही थी। मनोज काफ़ी देर तक श्रद्धा के फ़ोन का इंतज़ार करता है और फाइनली उसका फ़ोन आता है और वो भी उसे बधाई देती है। फिर मनोज उससे पूछता है कि तुम मेरे इंटरव्यू के लिए दिल्ली तो आ रही हो ना। तो श्रद्धा कहती है कि नहीं मनोज, मैं नहीं आ पाऊंगी, किसी ने पापा से कह दिया है कि आई वॉज स्लीपिंग विथ यू, और पापा ने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास भी कर लिया। खैर तुम वो सब छोड़ो और अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो। मनोज ये जान कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है काफ़ी शॉक हो जाता है और उसे अंदाज़ा हो गया था कि इसके पीछे कौन हो सकता है। वो प्रीतम को फ़ोन लगाता है, जिसका फ़ोन एक पुलिस वाला उठाता है। तो मनोज सीधे भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो पुलिस वाले से पूछता है कि हाँ सर, तो क्या किया है इसने। तो पुलिस वाला कहता है
कि ये शराब के नशे में फोन पे जोर जोर से गाली दे के बात कर रहा था। मैंने रोका तो मुझसे ही बदतमीजी करने लगा, जिसपे मनोज पूछता है कि क्या इसने आप पे हाथ उठाया, तो वो कहता है कि नहीं, हाथ उठा के तो देखे। तो फिर मनोज कहता है कि तो क्या इसने किसी और को मारा, तो वो कहता है कि अरे किसी को मारने का इंतजार करता क्या मैं। जिसपे मनोज कहता है तो फिर आपने इसे किस आईपीसी की धारा के अंदर अरेस्ट किया है। चिल्लाना, गाली देना, पब्लिक में बदतमीजी करना, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्या आपने मजिस्ट्रेट से इसकी परमिशन लेके अरेस्ट वारंट इशू करवाया इसे अरेस्ट करने से पहले। जिसपे वो पुलिस वाला कहता है कि इसने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, 3000 फाइन ले चुका हूँ और 2000 और अभी बाकी है। जिसपे मनोज कहता है कि तो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज के एविडेंस दिखाइए। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट करना और झूठी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज के नाम पे फाइन लेना दोनों इलीगल है, ये तो पता ही होगा ना आपको। जिसपे पुलिस वाला कहता है कि देखो भाई, फाइन तो लगेगा। तो मनोज कहता है कि घूसखोरी कर रहा है तू, और वो पीछे बैठे सीनियर ऑफिसर की तरफ पॉइंट करके कहता है कि एक आई विटनेस के सामने घूसखोरी कर रहा है तू, सब सुन रहा है वो। आज मेरा मेंस क्लियर हुआ है और 1 महीने में इंटरव्यू है। अगर मैं आईपीएस बन गया ना तो कसम खा के कहता हूँ कि पहला लेटर तेरे ही सस्पेंशन का साइन करूंगा मैं। जिसे सुन वो सीनियर ऑफिसर आ जाता है और पैसे वापस कर वो प्रीतम को छोड़ देता है। मनोज फिर प्रीतम से उसका फ़ोन मांगता है और कॉल हिस्ट्री निकाल कर पूछता है कि क्या है ये, तूने श्रद्धा के घर फ़ोन करके झूठी बात बताई थी ना, क्यों किया ऐसा, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और मनोज वहाँ से चला जाता है। उधर श्रद्धा की माँ उससे कहती है कि तुम्हें मनोज को पापा की बात नहीं बतानी चाहिए थी बेटा, उन्हें सच में बहुत दुख हुआ है। तो श्रद्धा कहती है कि पापा ने भी तो एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया, इससे मुझे भी तो दुख हुआ है, उन्हें तो मुझ पे अब ट्रस्ट ही नहीं है। मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, एक डिप्यूटी कलेक्टर हूँ, मैं आपके परमिशन के बिना भी मनोज के पास जा सकती हूँ। उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी पापा। और वो अपने पापा से उसे जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो श्रद्धा के पापा मान जाते हैं और वो मनोज के इंटरव्यू वाले दिन उसके पास पहुँच जाती है। मनोज इंटरव्यू के लिए तैयार होकर सेंटर पे जाने से पहले प्रीतम से मिलने आता है और उससे थैंक यू कहता है कि अगर तू ना होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। जिसे सुन वो बहुत खुश हो जाता है और वो श्रद्धा से भी अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है, जिसपे वो उसे माफ़ कर देती है। फिर मनोज श्रद्धा के साथ अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है और कार में श्रद्धा उसे एक लेटर देती है और कहती है कि इसे अकेले में पढ़ना। और फाइनली मनोज अपनी मंजिल के आखिरी पड़ाव के लिए यूपीएससी भवन के अंदर चले जाता है। मनोज अपने कॉल का इंतजार करता है और बुलाए जाने पर वो इंटरव्यू रूम में चले जाता है। मनोज के इंटरव्यू पैनल का चेयरमैन काफ़ी खड़ूस था और उसे हिंदी मीडियम वाले पसंद नहीं थे। वो मनोज की फाइल देख के पूछता है कि आप 12th में फेल हुए थे, कैसे। जिसपे मनोज कहता है कि क्योंकि सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई, हमारे गांव में नए डीएसपी दुष्यंत सिंह सर आए थे और उन्होंने चीटिंग रोक दी थी। जिसे जान सारे पैनल मेंबर्स सरप्राइज होते हैं और वो चेयरमैन मनोज से इतने सही सवाल पे उसे बाहर जाने को बोल देता है। मनोज बाहर आकर काफ़ी घबरा सा जाता है और उसे लगता है कि उसने अंदर सच बोलकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। और फिर वो श्रद्धा का दिया हुआ लेटर खोलता है और उसमें लिखा हुआ था कि मनोज, तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या सारी उम्र चक्की में काम करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी मनोज। और ये पढ़ मनोज काफ़ी खुश हो जाता है। तभी उसे इंटरव्यू रूम में दोबारा बुलाया जाता है। मनोज से एक पैनल मेंबर पूछती है कि आप झूठ भी तो बोल सकते थे, आपने अपनी चीटिंग के बारे में हमें क्यों बताया। जिसपे मनोज कहता है कि मैं एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग नहीं कर पाता मैम, इसलिए मैंने सच बोला। फिर वो पूछती है तो आपने चीटिंग की ही क्यों। तो मनोज कहता है क्योंकि पता ही नहीं था मैम कि चीटिंग गलत चीज़ होती है, हमारे यहाँ टीचर्स खुद चीटिंग कराते थे, अगले साल भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की। अगर की होती तो 10th की तरह 12th में भी फर्स्ट डिवीज़न से पास होता। और फिर मनोज से काफ़ी तीखे सवाल पूछे जाते हैं और सभी सवालों का मनोज बहुत ही समझदारी से जवाब देता है और अपने इंटरव्यू रूम से बाहर आ जाता है। फिर 1.5 महीने बाद यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है और श्रद्धा मनोज को लेकर यूपीएससी भवन पहुंच जाती है। मनोज को अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बाद लग रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन श्रद्धा के रिजल्ट लिस्ट को चेक करने के बाद उसकी और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। मनोज का नाम लिस्ट में था और कई सालों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और कई दुख भरे आंसुओं के बाद फाइनली मनोज के आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं और उसकी मेहनत रंग लाती है और वो अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। मनोज की सफलता की खबर उसे घर तक पहुंचती है और उसके माँ और पिता उसके आईपीएस बनने की खबर सुन काफ़ी खुश होते हैं। फिर 1 साल बाद आईपीएस बनकर आईपीएस की वर्दी पहनकर मनोज अपनी शादी का पहला कार्ड लेकर सीधा डीएसपी दुष्यंत सिंह के पास जाता है और उसे बताता है कि आपने कहा था ना सर, सफलता के लिए चीटिंग छोड़नी होगी, मैंने चीटिंग छोड़ दी। और ये देख दुष्यंत सिंह भी गर्व से काफ़ी खुश हो जाता है और मनोज को गले लगा लेता है। फिर मनोज की श्रद्धा से शादी के लिए बारात निकल जाती है और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।
मनोज शर्मा सर के आईपीएस बनने तक का जीवन काफी कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा और ये फिल्म उन सभी पलों को काफी खूबसूरती से दिखाती है और इसका पूरा श्रेय इस फिल्म के कलाकार विक्रांत मासे और मिधा शंकर और इसके डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा को जाता है। खैर, आपको ये फिल्म और हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर हमें सपोर्ट भी जरूर करें और हमारे चैनल मूवी हाउस को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। हम आपसे एक और बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।